सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन है 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1835। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा के विरुद्ध जागरूक अभियान चलाया था और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेज जो सरकार थी, जो उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने इस कानून को बनाया था, सती प्रथा पर कानून बनाया, जिसमें क्या हुआ 1829 को वास्तव में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लग गई। इस प्रकार सती प्रथा का अंत हो गया इस देश से। ठीक है ना? तो ये हुआ था 1829 में। आपको बता दें कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अकॉर्डिंग ये चलाया गया था मुहिम। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ जो है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए है कवि महेश ने, ऑप्शन बी मंडन ने, ऑप्शन सी है गोविंद ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि महेश ने। आपको बता दें कि कवि महेश के द्वारा प्रशस्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की गई थी, जो कि आपको बता दें ये हुआ था 1460 ईस्वी में ये इसकी खोज की गई थी या इसकी रचना की गई थी। ठीक है। और दूसरा मंडन की बात करें तो इन्होंने की है वास्तु मंजरी की रचना। वास्तु मंजरी की रचना की है मंडन के द्वारा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था? हुडा सम्मेलन कब हुआ था? हुडा सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1834। आपको बता दें कि ये जो था 1834 में हुडा सम्मेलन की स्थापना हुई थी या ये सम्मेलन हुआ था, जो कि किया गया था सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था 1734 ईस्वी में। ठीक है। इसमें कुछ था राजपूतों के राजस्थान के कुछ राजपूत राजाओं को सम्मेलन में इनवाइट किया गया था और सवाई राजा जयसिंह ने जो किया था मराठों से एक गुप्त संधि के परिणाम स्वरूप हुडा सम्मेलन किया था। मराठों से जो संधि हुई थी, इसके उपलक्ष्य में ये सम्मेलन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करा, इसके सिक्कों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि आहत सिक्के, क्वेश्चन टिक हो गया। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या कहेगा कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तो
देखिए इसमें क्या था, और ये जो सिक्के जब जारी होते थे तो यही मिलते थे व्यापारियों को, धनपतियों को और नागरिकों को, यही सिक्के प्राप्त होते थे प्रमाण के रूप में। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए यही सिक्के काम आते थे, तो जो कि राजा के द्वारा इसका निर्माण या उसके अधिकार क्षेत्र में ये मुद्राएं आती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होयसल। द्वार समुद्र जो था होयसल राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया जो था कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कोलकाता में फहराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको बता दें कि 7 अगस्त 1906 को यह झंडा फहराया गया था, जो कि कोलकाता में, उस टाइम का कलकत्ता कहा जाता था, तो ये कोलकाता में फहराया गया 7 अगस्त 1906 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1991 से 2001 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? ध्यान रहे 10 वर्षों की बात की गई है। इन 10 वर्षों में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम दर्ज की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरला। देखो आपको बता दें कि केरला की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई, जो कि 9.4% थी इन 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स की बात करें 9.44% दर्ज की गई थी जनसंख्या वृद्धि दर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ध्यान से पढ़े कि भारत के उत्तर में अवस्थित है लद्दाख, जो कि एक शीत मरुस्थल है। कारण है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। या लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए है कथन ए सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन बी है कि कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मतलब दोनों कथन सही तो है लेकिन जो कथन है उसका कारण सही नहीं है। ऑप्शन सी है कि कथन सही है कारण भी और कारण गलत है। ऑप्शन डी है कि कथन गलत है उसका कारण सही है। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहता है कि कथन और कारण दोनों ही सही है और ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब कि कहा गया है कि भारत जो है लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान मतलब शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है ना, दैट्स क्लियर। शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। आपको बता दें कि वर्षा का लेवल भी बहुत कम होता है। मुश्किल से 10 आपको बता दें 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ प्रतिवर्ष होती है पर ईयर। और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, कहता है कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझे कि किसी समय किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें कहा गया है कि जो अगला ज्वार आएगा वह आएगा 8:25 पर शाम को।
धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा 6.4 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि संविधान निर्माण जो हुआ था, आपको बता दें समय इसका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चलिए अगले सेट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद की एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद असेंबली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 इयर्स। देखो भारत के 7 राज्य जो हैं, भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में विधानसभा है। तो भारत के वो 7 राज्य आपको बता दें कि कौन कौन से हैं। एक तो बिहार होगा, एक महाराष्ट्र है, दूसरा है कर्नाटका और फिर है जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, एक है आंध्र प्रदेश और फिर यूपी एंड आ जाएगा तेलंगाना। ये जो राज्य हैं यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो आपको बता दें कि जो 7 राज्य है इसमें विधान परिषद है और इसके लिए न्यूनतम आयु है 30 इयर्स। विधानमंडल का जैसे विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल और एक सदन अथवा 2 सदन, जहाँ 2 सदन से है वहाँ मिलता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, ऑब्वियसली कराता है। ऑप्शन बी है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तभी ना ये चुनाव लड़ पाते हैं। कार्य निर्वाचन आयोग का। अगला है किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द कर सकता है। सोचा जा सकता है इस विकल्प के बारे में। ऑप्शन डी है कि विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कार्य नहीं है निर्वाचन आयोग का। तो हम आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। किसी भी संसद के सदस्य की मान्यता निर्वाचन आयोग कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, निर्वाचन आयोग इसकी किसी भी प्रकार से मान्यता रद्द नहीं कर सकता। इसके लिए उसे प्रेसिडेंट से परामर्श लेना होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है, इसके बाद ही वह ये सब कर सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? जी हाँ, आर्टिकल 32 में जो 5 रिट का वर्णन किया गया है उसमें से कौन सा सही इसकी परिभाषा है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है कि न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। वही है ऑप्शन बी है कि किसी मामले के किसी निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की दशा में उच्चतर न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है। वही ऑप्शन सी है कि यदि न्यायालय यह पाता है कि एक विशेष पद धारक अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है
और ऑप्शन डी है कि न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। एक बार प्रश्न को आप लोग भी ध्यान से पढ़े। उत्प्रेषण रिट जो है वो किस लिए जारी की गई है, ये क्या चीज की परिभाषा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। मतलब की बात कही गई कि 1991 में उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध नहीं की जा सकती थी। हालांकि 1991 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उत्प्रेषण रिट व्यक्तियों के अधिकारियों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण रिट भी विविध निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 14 की नवीकरणीय ऊर्जा किस रूप से या किससे प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है जीवाश्मों में, ऑप्शन बी विघटन नाभिक तत्वों में, या जैव मात्रा से, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस से। नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, जैव मात्रा से। देखो, जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जो है इनसे जैव मात्रा से जैव संहति या फिर बायोमास कहलाता है ये। तो इससे हमें प्राप्त होता है, नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा गया है कि यहाँ जीव से आशय जो पौधे हैं उनसे इसका जीवित मतलब जो जैव मात्रा है जो इनका बायो से तात्पर्य है प्लांट से है जो कि बायोमास ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि गन्ने की खोई जो कि गन्ना है उससे, गन्ने की खोई से या धान की भूसी से जो अनुपयोगी होती है लकड़ी से, इनके द्वारा बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आई होप कि यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। ध्वनिक, आघातवर्धनीयता, ऊष्मी या तन्यता। ऑप्शन को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसका राइट आंसर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, तन्यता। तन्यता वो हो जाए, इसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है। देखें, उसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसी भी धातु का, वह कितना खींचा जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। विज्ञान की भाषा में उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। जी, जो कि तनाव उसको खींचने का आकार होता है, वह धातुओं का प्रमुख गुण होता है। तन्य पदार्थ जो आसानी से इससे खींचकर इसका तार बनाया जा सकता है, जैसे कि सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाता है, कॉपर हो जाता है, ठीक है ना, कॉपर। अगला प्रश्न है, यह आधा ही दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं समझा देती हूँ। ऑप्शन आपको दिख रहा है 1 और 2, दूसरा भी आधा दिख रहा है। तो देखिए, बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4, और ऑप्शन डी हो जाएगा केवल डी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न है ऑप्शन ए
कि अपने देश में घातक स्थिति अपने, अरे यार फिर से हो गया, देख लीजिए। बी हो जाएगा 1 2 3 और 4, वहीं सी हो जाएगा 1 3 और 4, डी हो जाएगा केवल 4। ठीक है ना, हो गए चारों विकल्प। तो ध्यानपूर्वक देखें, ऑप्शन ए है कि अपने देश में घातक स्थिति, युद्ध आदि के कारण दूसरे देश में शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवल प्रवास कहलाता है। मतलब जो लोग चले गए हैं और जो लोग बचे हैं आकर स्थापित हुए हैं यहाँ पर, तो वो निवल प्रवास कहलाता है। ऑप्शन सी है कि प्रवासी द्वारा अपनी उत्पत्ति स्थान को भेजी गई सारी राशि मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। कोई व्यक्ति बाहर रहकर वहां से कमाकर धन पहुंचाता है अपने देश में, तो उसे प्रेषण कहा गया है। ऑप्शन डी है कि एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों को समूह प्रवाह कहते हैं। समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। इसमें से कितने कथन सही हैं बताने हैं। तो आपको बता दें इसके चारों ही कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर मतलब चारों ही कथन सही हैं। अपने देश से बाहर गए या चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है कि उत्पादक मूल्य सूचकांक और ऑप्शन डी है कमोडिटी मूल्य सूचकांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना ठोस मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादकता मूल्य सूचकांक, कमोडिटी मूल्य सूचकांक, ये सब औसत वस्तु या औसत मूल्य को मापने वाले एक सूचकांक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है परम 8000, ऑप्शन बी है मीरा, ऑप्शन सी है तियान्हे 2, ऑप्शन डी है टाइटन। चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़े, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, परम 8000। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि जो है भारत का भारतीय सुपर कंप्यूटर परम है और मीरा जो है यूएसए का है। ठीक है ना, और तियान्हे जो आपको बता दें कि चाइना का सुपर कंप्यूटर है और टाइटन भी यूएसए का है, अमेरिका का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का प्रश्न आ गया। चलिए इसको देखते हैं क्या है। चलिए ये आपका रहेगा होमवर्क।
आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये आपका इसका आपको सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कृपया करके बताइए। क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो हम अगले इस प्रश्न को अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस प्रश्न को हल अवश्य करें। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको लाइक करें। यदि इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है या फिर आपको लगता है कि कुछ सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ करके हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और प्लीज़ बताएं कि इसमें आपको क्या सुधार की आवश्यकता है। हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।